हेलो फ्रेंड्स, तो हाजिर हूँ मैं आज एक नए चैप्टर के साथ जो चैप्टर 27 ऑफ सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो चैप्टर 27 है बात करता है द जजमेंट के बारे में। यानी कि यदि कोई भी प्रोसीडिंग चलती है या जो कोई भी कार्रवाई चलती है जब, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि उसके जजमेंट निकाला जाए, यानी कि जो फाइंडिंग निकाली जाए। तो उसी के बारे में यह पूरा चैप्टर बात करता है 353 से लेकर 365 तक के प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रायल कवर कर लिया, इन्वेस्टिगेशन हो गई, इंक्वायरी हो गई, सारी चीज़ें हो गई। तब उसके बाद क्या होगा, एक जजमेंट आता है। तो उसी जजमेंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि निर्णय के क्या प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, प्रतिकार यानी कि कंपनसेशन भी डिसाइड होगा। जब निर्णय होता है तो कुछ कंपनसेशन भी डिसाइड होता है, तो ये कौन डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसके लिए अथॉरिटी बनाई गई है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 353 स्टार्टिंग सेक्शन है यहाँ पर चैप्टर 27 का निर्णय के बारे में। तो 353 से स्टार्ट है, 365 में एंड हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है ना, इस एक्ट का नहीं, इस चैप्टर का। तो 353 क्या बात करता है, निर्णय का मतलब कि जजमेंट, यानी कि जब उसका फाइंडिंग निकाला जाता है किसी भी ट्रायल होने के बाद। ठीक है ना, जो फैक्ट आते हैं, जो एविडेंस आते हैं, उन सभी को देखने के बाद क्या किया जाता है, निर्णय दिया जाता है। तो आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में होने वाले प्रत्येक विचारण में निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, जज ही होगा। ठीक है, खुले न्यायालय में, यहाँ पे खुले न्यायालय में जजमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो खुला न्यायालय कहाँ पे बताया गया है आपका, तो खुला न्यायालय आपका बताया गया है 327 में। यहाँ पे खुला न्यायालय के बारे में बताया गया है, आप चाहे देख सकते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने कवर कराया था उसको। तो विचारण खत्म होने के पश्चात, अब यहाँ पे जब निर्णय कब दिया जा रहा है, जब विचारण खत्म हो जाए, जब ट्रायल जो है आपका, ट्रायल क्या हो रहा है, एंड हो जा रहा है, यानी टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल के बाद यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, जजमेंट दिया है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो विचारण के खत्म होने के पश्चात इंग्लिश में क्या कहते हैं, द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल। ठीक है, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल, या तुरंत जब विचारण खत्म हो जाएगा तो जजमेंट कब दिया जाएगा, या तो तुरंत दे देंगे जज साहब, या फिर कोई बाद में सुनाने के लिए बोल सकते हैं, जिसकी सूचना क्या करेंगे, पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दे दी जाएगी। कि अभी क्या, कि कभी कभी क्या होता है, जो सारी सुनवाई हो चुकी है, जो जजमेंट देने की बारी आती है, तो वहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसको रिजर्व कर लेते हैं, बाद में सुनाने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो किस प्रकार से यहाँ पे निर्णय दिया जाएगा, तो संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा, यानी डिलीवर कर दिया जाएगा, निर्णय को दे दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा आता है कि संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाए, यानी कि जब जजमेंट होता है उसको पूरा पढ़कर सुनाया जाता है। तीसरा चीज आता है इसमें कि अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा। यानी कि अभियुक्त जिस भाषा में समझता है उस भाषा में किया जाएगा, या फिर उसके जो भी प्लीडर हैं वो जिस भाषा में समझते हैं, तो उस निर्णय का जो प्रवर्तनशील भाग है, यानी कि लास्ट में जो उसका निष्कर्ष निकलता है, उसको पूरा पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा। तो इस प्रकार से निर्णय दिया जाता है। अब यहाँ पे निर्णय देने की बात होगी क्रिमिनल में। अब सीपीसी में बात करें तो सीपीसी में कहाँ पे बताया गया है निर्णय के बारे में, तो सीपीसी में है आपका ऑर्डर 20। ठीक है, ऑर्डर 20 में रूल 1 देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि निर्णय कब सुनाया जाएगा। ठीक है, तो सीआरपीसी में ऐसा कोई डेट डिसाइड नहीं है कि कितने दिन के भीतर देना है। अब मान लीजिए सीपीसी में भी निर्णय तुरंत दिया जाता है, लेकिन यदि मान लीजिए बाद में सुनाने के लिए बोला जाता है तो वहाँ पे एक टाइम लिमिट बताई गई है कि 30 दिन के भीतर आपको निर्णय सुनाना होगा। लेकिन कुछ वहाँ पे अपवादित दशाएं हो जाती हैं, यानी कि यदि अपवादित दशाएं हैं तो वहाँ पे 60 दिन का टाइम दिया है। ठीक है, तो ये सीपीसी की बात हो गई। तो सीपीसी में टाइम लिमिट बता दिया गया, तो 30 दिन के अंदर देना होगा नॉर्मली। ठीक है, यदि आप तुरंत नहीं देते हैं, और यदि आप बाधित दिशाएं हैं, असाधारण परिस्थितियां हैं, तो वहाँ पर क्या करना होगा, इस 60 दिन के भीतर भी आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे टाइम लिमिट बता दी गई है।
तो ये बात हो गई निर्णय के बारे में। अब यहाँ पे जब निर्णय दिया जाता है तो उसको हस्ताक्षरित भी किया जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेकंड क्लॉज में क्या कहता है, सेकंड सबसेक्शन में, जहाँ उपधारा 1 के खंड का के अधीन निर्णय दिया जाता है, यानी कि जब निर्णय डिलीवर किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी उसे आशुलिपि में लिखवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड में क्या करवाता है, उसको यहाँ पे लिखवाता है, जैसा बोल के वहाँ पे लिखवाया जाता है। और जैसे ही अनुलिपि तैयार होती है, यानी कि जब जजमेंट क्या किया जाता है, बोला जाता है और आशुलिपि में लिखवाया जाता है। अब जैसे ही वो क्या किया जाता है, वो जजमेंट लिख दिया जाता है, उसके बाद उसकी एक प्रतिलिपि तैयार की जाती है, अनुलिपि तैयार की जाती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट में। उसके बाद वहाँ पे क्या किया जाएगा, खुले न्यायालय में और प्रत्येक पृष्ठ पर, यानी कि निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर क्या किया जाएगा, उस जज के हस्ताक्षर किए जाएंगे और निर्णय दिए जाने की तारीख लिखी जाएगी, यानी कि जिस दिन निर्णय दिया गया है उस तारीख को यहाँ पे उसमें लिखना होगा। ये हो गई। अब तीसरा यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब निर्णय या उसका परिवर्तनशील भाग यथा स्थित उपधारा 1 के खंड खा और गा में, यानी कि ऊपर हमने जो पढ़ा उपधारा 1 में, उसका जो क्लॉज बी और सी है, उसके अधीन यदि पढ़कर सुनाया जाता है तो पीठासीन अधिकारी खुले न्यायालय में उस पर तारीख डालेगा। ठीक है, और यदि वो स्वयं नहीं लिखता है, यानी कि अपने हाथ से लिखता है, तब तो ठीक है। ठीक है, और यदि नहीं लिखता है तो वहाँ पर प्रत्येक निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर उसके द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, पहले हस्ताक्षर तो किए जाएंगे तुरंत अगर करना है। यदि आप तुरंत अपने हाथों से नहीं लिख रहा है तो वहाँ पे बाद में भी कर सकता है, लेकिन प्रत्येक पृष्ठ पर उसको हस्ताक्षर करने होंगे। ये हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या किया जाएगा, उपधारा 4 में यहाँ पर निःशुल्क उसकी कॉपी दी जाएगी, जो जजमेंट हुआ है उसकी निःशुल्क कॉपी दी जाएगी। इसके बारे में हो गया। अब यहाँ पे हस्ताक्षर के बारे में तो बात हो गई। अब मान लीजिए जो CPC है तो वहाँ पर भी तो हस्ताक्षर के बारे में होगा, तो वहाँ पे क्या बताया गया, तो ऑर्डर 20 में आप रूल 3 देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि निर्णय पे हस्ताक्षरित किया जाएगा, यानी कि जब निर्णय सुनाया जाएगा तो जिस तारीख को निर्णय सुनाया गया है तो वहाँ पे खुले न्यायालय में तारीख डालेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा न्यायाधीश। ठीक है, ये ऑर्डर 20 रूल 3 में बताया गया, जैसा कि यहाँ पे सबसेक्शन 2(3) में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे और निःशुल्क यहाँ पे कॉपी की भी बात की गई कि अब यहाँ पे पूछ लेगा क्वेश्चन कि निःशुल्क कॉपी कहाँ पे दिए जाने का प्रावधान है, तो यहाँ पे क्लॉज 4 यानी कि सबसेक्शन 4 में बताया गया है 353 के। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। क्लॉज 5 आता है कि यदि अभियुक्त तो अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए उसे लाया जाएगा, यानी कि जब जजमेंट दिया जाता है ना, यानी निर्णय जब सुनाया जाता है तो क्या किया जाता है, जो अभियुक्त मान लीजिए जेल में है तो क्या किया जाएगा, तो उसको पहले वहाँ पे बुलाया जाएगा और उसके सामने क्या किया जाएगा, निर्णय को उसे सुनाया जाएगा। यदि अभिरक्षा में नहीं है तो उससे न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी मान लीजिए अभिरक्षा में तो उसको बुला सकता है कि भैया पकड़ के लाओ उसको वहाँ से यहाँ न्यायालय में, कि उसके सामने जजमेंट होना चाहिए। और यदि अभिरक्षा में नहीं है तो उससे क्या किया जाएगी, यहाँ पे अपेक्षा की जाती है न्यायालय के द्वारा कि उस तारीख को, जिस तारीख को निर्णय दिए सुनाया जा रहा है, उस तारीख को वह उपस्थित हो, किंतु उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसका व्यक्ति खारिज से अमुक्ति दी गई। यानी कि यदि मान लीजिए जैसे 206 में क्या किया जाता है, 205 में, सॉरी यहाँ पे 206 में क्या है, ये छोटे अपराध से संबंधित यहाँ मामला है। 205 में जैसे व्यक्ति हाजिर से मुक्ति दे दी जाती है तो वहाँ पे इसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे और दंडादेश केवल जुर्माने का है तो या उसे दोष मुक्त किया गया है, तब यहाँ पे उसे उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि अभिमुक्ति हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी गई है, यानी कि छूट दे दीजिए कि आपके अपने प्लीडर के माध्यम से ही उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, और दंडादेश केवल क्या है, जुर्माने का है या फिर उसे दोष मुक्त किया गया है तो उसमें बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हो गया क्लॉज 6। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक जजमेंट था। ठीक है, कौन सा जजमेंट है, 353 से रिलेटेड एक जजमेंट दिनेश वर्सेस राजस्थान राज्य 2006 सुप्रीम कोर्ट का मामला था, जिसमें कहा गया था कि जो पीड़िता है उसकी पहचान आप जजमेंट में भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पीड़िता है, विक्टिम है, उसकी पहचान आप निर्णय में भी नहीं करेंगे। जब निर्णय दिया जाता है न्यायालय द्वारा तो निर्णय के भी बाउंडेशन है कि वहाँ पे भी क्या है कि उस पीड़िता का नाम मेंशन नहीं किया जाएगा, उसको प्रकट नहीं किया जाएगा। प्रकटीकरण से संरक्षण यहाँ पे प्राप्त है पीड़िता को।
ये जजमेंट आया था दिनेश वर्सेस राजस्थान राज्य 2006। और ये क्वेश्चन आया हुआ सीजे का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड सीजे में आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा केस लॉ भी। तो अब देखते हैं अपने आगे नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो बस आपको 353 में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इससे ऊपर कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें ज़्यादा आएगा भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा 353 में, निर्णय कैसे दिया जाएगा, खुले न्यायालय में दिया जाएगा, और कब दिया जाएगा, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल, यानी कि विचारण खत्म होने के पश्चात कैसे दिया जाएगा, या तो डिलीवर करके दिया जाएगा, ठीक है ना, या होल जजमेंट क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि अभियुक्त या उसके पीड़ित को समझे जानी भाषा में निर्णय के परिवर्तनशील भाग पढ़कर सुनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने सीपीसी का ऑर्डर 20 के से कनेक्ट किया था, ठीक है ना। ऑर्डर 20 का रूल 1 क्या कहता है कि निर्णय दिए जाने के बारे में, और रूल 3 क्या बात करता है कि उस पर हस्ताक्षर करने के बारे में। और जो रूल 7 है ऑर्डर 20 का, रूल 7 वो क्या कहता है, डिक्री। अब डिक्री भी दी जाती है, तो डिक्री देने के बारे में कहाँ है, यानी कि सीपीसी में क्या किया जाता है, निर्णय के बाद डिक्री दी जाती है, लेकिन सीआरपीसी में डिक्री नहीं दी जाती, सिर्फ निर्णय दिया जाता है। तो डिक्री तैयार करने के बारे में कहाँ पे प्रावधान किया गया है, तो आप देखेंगे ऑर्डर 6A, यानी कि जो ऑर्डर 20 का रूल 6A बताया गया है कि 15 दिन के भीतर जब निर्णय दिया जाता है, उसके 15 दिन के भीतर क्या किया जाता है, वहाँ पर डिक्री तैयार की जाती है। और रूल 7 में क्या बताया गया है कि डिक्री पर तारीख करना, यानी कि जब निर्णय दे दिया जाता है उसके बाद डिक्री तैयार की जाती है, उसमें क्या किया जाता है, एक डिक्री पर तारीख दी जाती है। और डिक्री पे कौन सी तारीख होती है, डिक्री पे वह तारीख होती है जो निर्णय दिया गया है, जिस तारीख को निर्णय दिया गया है वह तारीख यहाँ पे लिखी जाती है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 354 की। 354 क्या कहता है, निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु, निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु कैसी होगी। इस संहिता द्वारा अविभक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यानी कि जो अन्यथा अगर कहीं उपबंध दिया गया है तब तो ठीक है, अगर ऐसा उपबंध नहीं किया गया है तो यहाँ पे 353 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय, यानी कि 353 के अंतर्गत जितने भी निर्णय दिए जाते हैं वो कैसे होंगे, वो न्यायालय की भाषा में लिखे जाएंगे, यानी कि जो कोर्ट की लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में यहाँ पे दिया जाएगा। अवधारण के लिए प्रश्न, यानी उस प्रश्न या प्रश्नों को विनिश्चय के लिए और विनिश्चय के कारण आप प्रविष्ट करें, यानी कि जिस प्रश्न को डिसाइड किया जाएगा न्यायालय के द्वारा, उस प्रश्न के विनिश्चय और जो भी उसका कारण होगा, उसका रीजन होगा, उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। और जो भी भारतीय दंड संहिता यानी अन्य विधि, जो भी विधि होगी जिसके अधीन दोष सिद्ध किया जा रहा है, वह विधि भी अंतर्विष्ट करनी होगी उस निर्णय में। यदि निर्णय दोष मुक्ति का है तो उस अपराध का कथन करेगा जिससे अभियुक्त दोष मुक्त हो किया गया है, यानी कि किस कथन के द्वारा उसको अभियुक्त किया जा रहा है कि वह स्वतंत्र है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उसमें अंतर्विष्ट करनी होगी, ये 354 में बताया गया है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको पता है क्या है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको 354 का क्लॉज 5। क्लॉज 5 क्या बात करता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है तो वह दंडादेश यह निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है प्री में, ठीक है, कि गर्दन में फांसी लगा तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इसका प्रावधान कहाँ पर लिखा गया है, तो आपको तो सबसे पहले तो लगाना है 354 क्लॉज 5, ठीक है, 354 का क्लॉज 5, ठीक है। ये आपका यहाँ पे प्रोविजन हो गया। यदि मान लीजिए इसके अलावा कोई कुछ पूछ सकता है तो इतना पूछेगा कि अगर ये सेक्शन नहीं दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अनुसूची देगा, सेकंड अनुसूची जो है, ठीक है, उसके फॉर्म नंबर 42 यानी कि प्रारूप संख्या 42 में यहाँ पे बताया गया है कि यही सेम चीज़ कि गर्दन में फांसी लगा कर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। ये यहाँ पे भी बताया गया है 42 जो वहाँ प्रारूप बताया गया है दूसरी अनुसूची में, तो वहाँ पर भी ये सेम चीज़ बताया गया है। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है 354 के क्लॉज 5 में, और जो यहाँ पे द्वितीय अनुसूची का फॉर्म नंबर यानी प्रारूप संख्या 42 है, आप इसको भी यहाँ पे ब्रैकेट में ज़रूर नोट करिएगा। उसके बाद आता है 355 महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय।
अब यहाँ पे तो नॉर्मल जो जज होते हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट हो गए, उनके निर्णय हो गए। अब यहाँ पे महानगर में यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो महानगर मजिस्ट्रेट निर्णय को इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से अभिलिखित करने के बजाय निम्नलिखित विशिष्टियों को अभिलिखित करेगा, यानी कि इससे ऊपर जो भी चीज़ें बताई गई हैं निर्णय के बारे में उसके अनुसार नहीं किया जाएगा उनका निर्णय, ठीक है। यहाँ पे नीचे जितनी भी चीज़ें बताई गई है उसके अनुसार वहाँ पे उसका निर्णय किया जाएगा महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसमें अंतर्विष्ट बातें लिखनी होगी। सबसे पहले क्या है, मामले का क्रम संख्यांक होगा, अपराध किए जाने की तारीख, यदि कोई परिवादी है तो उसका नाम, यानी कि जिसने कंप्लेंट की है उसका नाम लिखना होगा, अभियुक्त व्यक्ति का नाम लिखना होगा, उसका माता पिता का नाम, उसका निवास स्थान, जिसका परिवाद किया गया उसको जो साबित हुआ है अभियुक्त का अभिभाषक, यानी कि प्ली ऑफ गिल्टी किया है तो उसको भी क्या कर सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है। अंतिम आदेश यानी निर्णय, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। आदेश की तारीख हो गई। अब 356 में क्या बात किया गया है कि पूर्वतन से दोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। अब यहाँ पर कुछ अपराध बताए गए हैं, ठीक है, आईपीसी के, जिसके अधीन यदि कोई व्यक्ति दंडित किया जाता है, यानी कि जैसे धारा 215 हो गया, इसमें क्या बताया गया कि टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, यानी कि चोरी की संपत्ति प्राप्त करने को वापस दिलाने के लिए, सहायता करने के लिए उपहार लेता है, ठीक है, ये हो गया। 489A बी सी डी ये सब हो गए जो करेंसी नोटों से संबंधित है। 506 में दो प्रकार के दंड बताए गए हैं, ठीक है ना, एक 2 वर्ष वाला है, एक 7 वर्ष वाला है। तो 7 वर्ष से अधिक क्या किया गया है, उसको पनिशमेंट दी गई है। तब यहाँ पर या फिर चैप्टर 12, चैप्टर 16, चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी के अधीन 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषित किया जाता है, तो उसको जब ये कारावास समाप्त हो जाता है ना उसका दंड देने का, यानी कि 5 साल का दिया गया, तो 5 साल जब समाप्त होते हैं तो उससे आदेश किया जा सकता है कि जब 5 वर्ष तक, ठीक है, अगले 5 वर्ष तक क्या करे, वो अपने जो भी एड्रेस पे रहता है उस एड्रेस को यहाँ पे लिखवा कर जाए, यानी बता कर जाए। यदि चेंज करता है तो भी वो चीज़ बताए कि हम यहाँ पे एड्रेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बस बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 357, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रतिकर देने का आदेश। जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश जिसके अंदर मृत्यु दंडादेश भी है, यानी कि न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या फिर किसी भी प्रकार का दंडादेश, ठीक है, जिसमें मृत्यु दंडादेश भी है, जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने को या उसके किसी भाग का उपयोजन, यानी कि कुल मिलाकर बात इसमें इतने बोली जा रही है कि 357 के तहत कि यदि किसी अभियुक्त को क्या किया गया है, जुर्माने का दंडादेश दिया गया या फिर कोई अन्य दंड दिया गया, साथ में क्या किया गया, फाइन भी लगाया गया है, ठीक है। यदि फाइन भी लगाया गया तो जो उस फाइन का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा यहाँ पे बताया गया है। तो पहला क्या कैसे किया जा सकता है, या तो अभियोजन में उचित रूप से उपयोग व्ययों को चुकाने, यानी कि जो यहाँ पे अभियोजन चला है, अब वहाँ पे क्या हुई है, कुछ यहाँ पे जो खर्चे आए होंगे उसको उस व्यय को चुकाने के लिए क्या किया जा सकता है, यहाँ पे उसको प्रतिकर दिया जा सकता है, ठीक है ना, यानी वसूल करने के लिए जो जुर्माना दिया गया था उस जुर्माने का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी चीज़ की जो हानि हुई है या क्षति हुई है उस पीड़ित को, तो वहाँ पे उसको दिया जा सकता है, उसके रूप में वसूल किया जा सकता है जुर्माने को। ये हो गया 357 का। अब इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लॉज 4, इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है जब वह अपने पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, यानी कि पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तब भी यहाँ पे इस धारा को प्रयोग किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड एक केस था, ठीक है ना, कौन सा केस था आपका, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का ये मामला था, जिसमें कहा गया था कि प्रतिकर की मात्रा यदि एसिड अटैक वाले मामले हैं, यानी कि एसिड अटैक वाले जो मामले होते हैं उसमें क्या किया जाएगा, यहाँ पे 3 लाख रुपए प्रतिकर कम से कम यहाँ पे डिसाइड किया गया है, कम से कम 3 लाख रुपए उनको देना है, ठीक है। तो किसमें बोला गया था, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2014। तो यहाँ पे 2014 का मामले में यहाँ पे डिसाइड किया गया, फिक्स किया गया था एसिड अटैक के संबंधित। अब यहाँ पर बात करें आगे, नेक्स्ट सेक्शन हमारी है सेक्शन 357A, यानी कि 357A।
ये पहले ये धारा नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि 2008 में संशोधन है, ठीक है, 2009 से यहाँ पे लागू है। तो इसका एक झारखंड में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, झारखंड के सीजे में पूछा गया एक क्वेश्चन था कि ये अधिनियम संख्यांक क्या था। तो यहाँ पे आपको देखना रहेगा कि जो संख्या नंबर क्या है 5 है, और यह ईयर कौन सा था 2009 का। अब ये लागू कब से हुआ था 31/12/2009 से ये लागू हुआ था। ये वाली डेट आपको झारखंड सीजे में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो 2009 का संख्यांक कौन सा था, एक नंबर कौन सा था 5। तो ये आपको याद रखना है। पीड़ित प्रतिकर योजना, अब यहाँ पे एक स्कीम लाई गई है। ठीक है, स्कीम का नाम क्या है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय से प्रत्येक राज्य सरकार यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, इस किसके कोऑर्डिनेशन के साथ, जो केंद्र सरकार है उसके कोऑर्डिनेशन के साथ यानी कि केंद्र सरकार के समन्वय से पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति होती है। अब जिसको भी हानि हुई है, जिस पीड़ित को या उसके आश्रित को यदि कोई हानि या क्षति होती है, तो जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, यानी कि फिर से उनको पुनः स्थापित होने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। तो उसके कुछ जो हानि हुई है, जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई करने के लिए क्या किया जाता है, प्रतिकर डिसाइड किया जाता है। तो प्रतिकर प्रदान करने के लिए निधि के लिए योजना तैयार करेगी। कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे योजना स्कीम तैयार कर रही है। किसके समन्वय से, केंद्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन के साथ। दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि जब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है, यानी कि न्यायालय खुद यहाँ पे प्रतिकर डिसाइड नहीं करेगा। अब न्यायालय क्या करेगा, रिकमेंड कर देता है किसको, किसी जिला विधिक सेवा प्राधिकारी को या फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को। ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। एक तो ये हो गई, या फिर दूसरी आती है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये दोनों ही हैं जहाँ पे इनको क्या किया जाता है, सिफारिश की जाती है न्यायालय के द्वारा कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट योजना के अधीन अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा विनिश्चित करें। यानी कि प्रतिकर की मात्रा क्या होनी चाहिए आप डिसाइड करें। कौन डिसाइड करे, एक तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, या फिर या तो ये करें, या फिर दूसरा आता है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इन दोनों के बारे में प्रावधान रहती है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि यहाँ पे प्रतिकर निर्धारित कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, या तो जिला के लिए आ जाएगा जिला विधिक सेवा प्राधिकारी, या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये या फिर दोनों के लिए आएगा। तो आप क्या लगाओगे, दोनों लगाना है आपको। उसके बाद इस यहाँ पे आप बात करें तो विचारण की समाप्ति पे यदि विचारण न्यायालय का समाधान हो जाता है कि धारा 57 के अधीन अधिनिर्णित किया जाना प्रतिकार ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, जहां मामले का अन्य दोषमुक्ति की उन्मोचन से होता है, तब पीड़ित का पुनर्वास किया जाना होता है, तो यह प्रतिकार के लिए सिफारिश कर सकेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये निर्णय दिया जा रहा है अब पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है 357 के अधीन, तो वहाँ पर क्या करता है, प्रतिकार के लिए सिफारिश करता है। सिफारिश किससे करता है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्लॉज 4 आता है कि जहाँ अपराधी का पता नहीं चलता है या उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती, किंतु पीड़ित की शिनाख्त हो जाती है, तो विचारण नहीं होता, तो पीड़ित या उसके आश्रितों को राज्य जिला सेवा प्राधिकरण को प्रतिकर निर्णित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब मान लीजिए अपराध तो हुआ है, अब अपराध होने के बाद क्या है, जो अपराधी है उसका पता नहीं चला, लेकिन जो विक्टिम है उसकी शिनाख्त हो जाती है। ठीक है, यानी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है और विचारण नहीं चलता है। जब वहाँ पे क्या है, जब अपराधी पकड़ा ही नहीं गया तो विचारण कहाँ से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके जो कंपनसेशन दिया जाना है तो किसको, पीड़ित को, तो वहाँ पे क्या है, या फिर उसके आश्रित के लिए क्या किया जाएगा, एक आवेदन किया जाता है। कहाँ पर, या तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को। 5, ठीक है ना। क्लॉज 5 क्या कहता है, यानी सब सेक्शन 5 क्या कहता है कि ऐसी सिफारिश, यानी कि जो सिफारिश की जा रही है कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए, तो उसके सिफारिश प्राप्त होने पर उपधारा 4 के अधीन या फिर उपधारा 4 के अधीन आवेदन पर जो राज्य या विधिक जिला सेवा प्राधिकरण है सामयिक जांच करने के पश्चात 2 माह के अंदर जांच पूरी करने का प्रतिकर निर्धारित करेगा। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये ड्यूटी यहाँ पे बता देता है। किसकी ड्यूटी बताता है कि जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, इनकी ड्यूटी बताता है कि जब इनको आवेदन मिलेगा ना, यानी कि या फिर न्यायालय सिफारिश करे कि आप क्या करें, कंपनसेशन डिसाइड करें,
तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों में क्या करेंगे, यहाँ 2 महीने के अंदर पूरी जांच की जाएगी। अब जांच करने के पश्चात क्या किया जाएगा, जो भी कंपनसेशन देना होगा उसको डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है। उसके बाद यथास्थित राज्य जिला सेवा प्राधिकरण, यानी कि जो ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है या फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये क्या कर सकते हैं, जो विक्टिम है उसकी यातना को कम करने के लिए, यानी उसको जो पीड़ा है उसको कम करने के लिए क्या किया जाए, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा दी जाएगी, चिकित्सीय लाभ के लिए आदेश करेंगे, ठीक है। जो कि थाने के भारसाधक अधिकारी, यानी कि जो भारसाधक अधिकारी है उससे नीचे का नहीं होना चाहिए, या फिर जो संबंधित क्षेत्र का मजिस्ट्रेट है उसके प्रमाण पत्र पर, जब वो प्रमाण पत्र देंगे तो क्या किया जाएगा, जो चिकित्सा है वो मुफ्त में की जाएगी। और कोई अंतरिम अंतर, यानी कि जो इंतरिम रिलीफ होती है उसके लिए भी क्या कर सकता है, जो प्राधिकरण है वो जो भी उचित समझता है वो कर सकता है। तो यहाँ पर भी उनके प्रमाण पत्र के पर क्या किया जाता है, मुफ्त इलाज किया जाता है। अब यहाँ पे ये 357B, ये सारी जो धाराएं हैं ये सब बाद में जोड़ी गई। ये 357B जो है ये कब जोड़ी गई थी, ये आपकी जोड़ी गई थी 2013 में। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल कंपनसेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद 357 जो पीड़ितों को उपचार से संबंधित यहाँ पे बताया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो सभी लोक सेवकों या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी भी व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों, ठीक है ना, हॉस्पिटल कैसा भी हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे कैसा भी हो, तो उसको यदि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आता है, कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके साथ क्या हुआ है, 326A 376, यानी कि एसिड अटैक हुआ है, रेप हुआ है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, ऐसे मामले में उसका क्या किया जाएगा, तुरंत निःशुल्क उपचार किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निःशुल्क प्राथमिक उपचार किया जाएगा, और ऐसी जो घटना हुई है उसको तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी। ये एक ड्यूटी बता देते हैं, जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी लोक सेवक हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे एक ड्यूटी बताई गई। उनको तुरंत क्या किया जाएगा, निःशुल्क प्राथमिक उपचार, और साथ ही साथ ऐसी घटना की सूचना किसको देनी होगी, पुलिस ऑफिसर को देनी होगी। अब 359 क्या कहता है कि निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को प्रतिकर। अब यहाँ पे क्या है कि इतना ही आपको याद रखें कि 1000 रुपये यहाँ पे बताया गया है, यानी कि यदि जैसे ए नाम का व्यक्ति होता है वो बी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करवाता है परेशान करने के लिए या फिर किसी भी अन्य आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पे जब गिरफ्तार हो जाता है बी नाम का व्यक्ति, इसके खिलाफ केस चलता है, और केस चलने के बाद पता चलता है कि ऐसा कोई आधार नहीं था उसको गिरफ्तार करवाने का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, एक ऑर्डर हो सकता है कि आप एक काम करें, 1000 रुपये इसको प्रतिकर दें, आपने झूठा यहाँ पे फंसाया उसको, और किसी कोई ऐसा आधार नहीं था गिरफ्तार करवाने का, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 रुपये देने का यहाँ पे क्या किया सकता है, ऑर्डर किया जा सकता है, ठीक है। 1000 से अधिक नहीं होगा, 1000 से अधिक यहाँ पे किया सकते हैं, यानी कि 1000 तक, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे जब जो प्रतिकर यहाँ पे दिया जा रहा है वो कैसे वसूला जाएगा, ऐसे वसूला जाएगा कि मानो कि उस पर जुर्माना लगाया गया हो, तो उस व्यक्ति को जिसके द्वारा वो संदेह है 30 दिन से अधिक इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, साथ ही कारावास से दंडादेश दिया जाए यदि रास पहले न दी, यानी कि यदि कारावास दिया जा सकता है उसको यदि वह जुर्माना नहीं देता, यानी कि जो उसको कंपनसेशन लगाया कि प्रतिकर देने का आदेश किया गया है वो नहीं देता है, तो यहाँ पे 30 दिन के क्या किया जा सकता है, उसको सादा कारावास दिया जा सकता है। उसके बाद आता है असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने का आदेश। जब कभी किसी असंज्ञेय अपराध का कोई प्रतिवाद न्यायालय में किया जाता है और तब यदि न्यायालय अभियुक्त को दोषी सिद्ध कर देता है तो वह अभियुक्त को आरोपी शास्ति के अतिरिक्त यह आदेश कर सकता है कि वह परिवादी के अभियोजन में उसके द्वारा किए गए खर्चे का पूर्णतः या अंशतः यदि अतिरिक्त दे सकता है। अब यहाँ पे 359 में कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं है कि यदि जिसने मान लीजिए जिसने कंप्लेंट की है, ए नाम के व्यक्ति ने किया कि कंप्लेंट किया है बी के खिलाफ, अब बी को क्या हो जाती है, अब यहाँ पे सज़ा हो जाती है, दोषसिद्धि हो जाती है। अब तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जब इसको सज़ा हो गई है, जो उसको जुर्माना लगाया है उसके अतिरिक्त क्या किया जा सकता है कि इसको जो कंप्लेनेंट है इसके द्वारा जो खर्चा किया गया है इसको वसूल करने के लिए क्या किया जा सकता है, बी को आदेश दे सकता है उसको करे यहाँ पे कंपनसेशन दे, यानी कि पूर्णतः या जो भी खर्चा हुआ है वह उसको प्रदान करने के बारे में यहाँ पे ऑर्डर किया जा सकता है। बस इतने बताए गए। अब यहाँ पर हम
360 से लेकर 365 के प्रोविजन हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।